हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करंट, जिसमें करंट क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल हमारे करंट पर बनने वाले हैं, टाइप्स ऑफ करंट क्या है, ये सारी बातचीत हमने की। फिर मैंने बताया था कि कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इंसुलेटर में नहीं होगा, सेमीकंडक्टर में इनिशियली नहीं होगा, बट आफ्टर सम वर्किंग सेमीकंडक्टर में भी फ्लो होता है। ठीक है, बट इस चैप्टर में हम ओनली कंडक्टर के लिए ही पढ़ते हैं, और कंडक्टर में भी ओनली सॉलिड कंडक्टर के लिए ही पढ़ते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, ये सारी बातचीत भी हमने कर ली थी, और वो हमारा फाइनली करंट इन अ सॉलिड कंडक्टर दैट इज डिनोटेड बाई आई विच इज इक्वल टू आया था NeAVD। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा आगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। हेडिंग डालो बेटा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ 10th में भी पढ़ा है आपने, इवन आपके 8th में भी आता है। अगर मैं बात करूं बेटा ICSE बोर्ड की, तो वहां पर तो 8th में भी पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ है क्या है और कौन सा कॉन्सेप्ट ये इंक्लूड करता है, तो ओम्स लॉ के बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, लेट्स से मैं बोल देता हूं कि ये कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम बोलते हैं बल्ब। ये बल्ब का सिंबल हम यूज में लेते हैं, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और इसके कारण अब ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, बल्ब जल जाता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? तो बल्ब में क्या फ्लो हो रही है? करंट। अब मैं मान लो कि मेरे पास बेटा 10 वोल्ट स्ट्रेंथ की बैटरी है, तो इसके कारण एक तो बल्ब ग्लो करेगा। अब दूसरे में मैं क्या बोलता हूं कि वही सेम बल्ब है, लेकिन अब मैं बैटरी थोड़ी बड़ी ले लेता हूं। अब बैटरी ले लेता हूं मैं 100 वोल्ट की। क्लियर? तो अब वापस से बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा दिख रही है। डिफरेंस क्या है कि इस वाले केस में बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा दिख रही है। तो ओवरऑल ओम्स ने बोला था कि कोई भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल बैटरी लगा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा पावरफुल बैटरी होगी, उतना ज़्यादा करंट उस बैटरी से फ्लो होगा। तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट, करंट फ्लो इन एनी सर्किट that is denoted by I is proportional to applied potential difference. That means I is proportional to V। आ रही ना बात समझ में, कि जो करंट है सर्किट में वो V के प्रोपोर्शनल होगा। हालांकि सम बुक्स में V प्रोपोर्शनल टू I लिखता है, लेकिन एक्चुअल में बेटा स्टेटमेंट वाज I प्रोपोर्शनल टू V, नॉट अ V प्रोपोर्शनल टू I। रीजन बिहाइंड दिस कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बनेगा। ऐसा नहीं है कि करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आया, पहले पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट फ्लो होने लगा। दैट्स व्हाई करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। सो हियर वी राइट I इज प्रोपोर्शनल टू V, और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है G। सो I डेट इज इक्वल टू होता है GB, एंड हियर G डेट इज इक्वल टू होता है 1/R। सो यू कैन से I इज इक्वल टू V/R, एंड V इक्वल टू होगा अपना IR। That is a Ohm's law। V इक्वल टू IR इज a Ohm's law, जो डायरेक्ट लिख देते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया R। इसको ऐसे डिफाइन ना करके इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, हेयर I इज प्रोपोर्शनल टू V, और अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पर आएगा G। हेयर G इज कॉल्ड कंडक्टेंस। G को हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर? कंडक्टेंस। हेयर G is called conductance, which is equal to होता है 1/R, and here R is called resistance. So overall concept is V is equal to IR. I is the current in the circuit, V is the potential difference, and R is the resistance. ये बोलता है जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा सर्किट में। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई करूँगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कोई भी सर्किट में। इसको इस तरीके से समझा जाता है। हालांकि आप इस रिजल्ट को ड्राइव भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बताऊं कि इसका रीजन क्या है, कोई भी ब्लू मार्कर काम नहीं कर रहा है। देखो डेरिवेशन की बात करते हैं।
इसका डेरिवेशन क्या होगा समझ लो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था करंट इन अ सॉलिड कंडक्टर आई विच इज इक्वल टू आया था बेटा हमारा NeABD, और VD क्या था बेटा हमारा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD वॉज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू क्या आई थी अपनी E/m मल्टीप्लाइड बाई टाउ। हियर टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। और अगर बेटा मैं यहाँ पर E को लिखना चाहूँ तो E को हम क्या लिखते हैं V/L, E इज अ V/L दैट इज अ मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो अगर सेम तरीके से बेटा मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो I इक्वल टू NeA, VD की वैल्यू क्या है अपनी E/m V/L मल्टीप्लाइड बाई टाउ। क्लियर। अगर मैं बेटा इसको लिखूँगा तो यहाँ पर ये आ गया I इक्वल टू NE² टाउ/m A/L मल्टीप्लाइड बाई V। So here you can clearly see here I that is equal to a sum term multiplied by V. So here I can say I is proportional to V, that is a Ohm's law statement. तो डेरिवेशन से भी समझ सकते हो, ओम्स ने बोला था I is proportional to V, अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे आएगा G that is a conductance which is a reciprocal of resistance। तो V इक्वल टू IR हमारा फाइनल ओम्स लॉ बनेगा। क्लियर। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा V इक्वल टू IR, जो एकदम सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा सर्किट में करंट। तो इसे कॉपी करो, फिर इस पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। लिख लो। डेरिवेशन का ये जो रिजल्ट था ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी लिखाया था, तो वहाँ से भी आप समझ सकते थे कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा कंडक्टर में करंट फ्लो होने वाला है। चलो बच्चों, अब इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे अब मैंने बोला I इज प्रोपोर्शनल टू V, अगर मैं बेटा यहाँ पर I और V का ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ भी आपको I V का दिया जाएगा, I होगा y एक्सिस पर और V होगा x एक्सिस पर, तो लीनियर रिलेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। लीनियर रिलेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, कि अगर पोटेंशियल जीरो तो करंट भी जीरो, पोटेंशियल बढ़ने लगेगा तो करंट भी बढ़ने लगेगा। आ रही बात समझ में। और अगर मैं बेटा लिखता हूँ स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ये पहला की पॉइंट है आपका, स्लोप ऑफ IV ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है अपना tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज करंट, बेस इज पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 1/r। सो हियर आई कैन से स्लोप ऑफ IV ग्राफ डिटरमाइन 1/r, दैट मीन्स कंडक्टेंस। स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या कैलकुलेट करेगा आपका 1/r, दैट मीन्स कंडक्टेंस। क्लियर। तो चलिए बच्चों लिख लो, ओम्स लॉ इज अ V इक्वल टू IR एंड द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इज दिस, हियर I इज प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज क्लियरली विजिबल। और ग्राफ की बात करूं तो बेटा ये हो गया इसका ग्राफ। तो चेक करते हैं इसके क्या क्या अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूजफुल कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। तो हेडिंग डालो बेटा की पॉइंट्स ऑफ ओम्स लॉ, हेडिंग डालो की पॉइंट्स ऑफ ओम्स लॉ। की पॉइंट्स की बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या बेटा इसके अपने की पॉइंट्स हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट की पॉइंट, अब सुनते जाना समझते हुए जाना सारे पॉइंट। हियर I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज इक्वल टू IR, दैट इज अ ओम्स लॉ, ये हमने बोला है। क्लियर। हियर फर्स्ट की पॉइंट इज इट इज ओनली वैलिड व्हेन फिजिकल कंडीशंस
like temperature, pressure and others are keeping same। देखो बच्चों, I proportional to V और V equal to IR, that is our Ohm's law and this statement is valid when we are keeping physical conditions are same। उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? टेम्परेचर जो है वो फिक्स है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ, ये अभी मैंने आपको बताया है, IV ग्राफ कैलकुलेट्स कंडक्टेंस। क्लियर? स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या कैलकुलेट करेगा? कंडक्टेंस, और विच इज 1/r। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चों, जैसे मैं अगर कंडक्टर की बात करूं तो हम करंट की बात किस में कर रहे हैं? कंडक्टर में। अब कंडक्टर को हम दो टाइप से तोड़ देते हैं, एक तो हो गया ओमिक और एक हो गया बेटा अपना नॉन ओमिक। एक तो हो गया ओमिक और एक हो गया नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर का मीनिंग है दोज कंडक्टर्स ऑबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ की पालना करेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनको हम बोलते हैं बेटा ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर? एंड दोज डू नॉट ऑबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ की पालना नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है? तो ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे, और हम जो पढ़ेंगे वो है ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। हम पढ़ेंगे उनको जो फॉलो करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं। बस उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम जरूर समझ लेंगे, लेकिन हम उनको पढ़ने वाले नहीं हैं अभी। ठीक है? तो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ की फॉलो करेंगे उनको ओमिक, जो फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा आपके अलॉयस, इसका एग्जाम्पल होता है सेमीकंडक्टर, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा आपका सुपर कंडक्टर्स। ठीक है? इन सब के हम ये सारे जो हैं मटेरियल, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे, और जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उसमें हम जनरली लेते हैं मेटल्स। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसमें हम जनरली क्या लेंगे? मेटल्स। तो विल ओनली रीड ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर? नॉन ओमिक के बारे में हम छोटी छोटी सी बातें जरूर कर लेंगे। इनमें अगर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी ग्राफ कैसा होगा, IV का प्लॉट क्या होगा, वो सारी बातें कर लेंगे। लेकिन अभी हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो पहले उस तरीके से समझ लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो ओम्स ने बड़ा सिंपल सी बात बोल दी बेटा, V = IR। अगर मैं यहाँ पर V बढ़ाऊंगा तो IB बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा। आ रही ना बात समझ में? और R क्या है, R को हम सेपरेटली समझेंगे। पहले हो गई हमारी बात बेटा ओम्स लॉ की। क्लियर? चलो इसे कॉपी कर लो। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस। अब समझ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है, R क्या है अपना। चलिए, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, क्या नहीं है, कैसे हम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले हैं, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। देखो भाई, होता क्या है एक्चुअल में, जैसे रेजिस्टेंस की कहानी क्या है, पहले रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस एक्चुअल में बेटा एक तरह से बैरियर है करंट फ्लो के लिए, या मैं बोल दूँ एक तरह से अपोजिशन है करंट फ्लो के लिए, कि कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो के लिए ये बाधा उत्पन्न करेगा, एक तरह से अवरोधक है, बैरियर है। तो क्या है? इट इज द बैरियर, इट इज द बैरियर
और अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू करंट फ्लो। करंट फ्लो में जो भी बैरियर या अपोजिशन उत्पन्न हुआ है हमारा, डेट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, कि एक्चुअल में जो भी करंट फ्लो में हमारा बैरियर आ रहा है या जिससे करंट रुक रही है या एक अच्छा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो हो गई, रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से बैरियर। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ओम्स लॉ क्या हुआ, V इक्वल टू आई आर। तो मैं बोल सकता हूँ I इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन आर। अब कोई भी पर्टिकुलर कंडक्टर, जैसे मैं बोल देता हूँ ये एक A कंडक्टर है और ये एक B कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 और R2 बड़ा है। तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, R की वैल्यू बड़ी होगी, V को अगर मैं सेम लूँ तो उसमें I कम आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा हुआ उसने करंट को कम कर दिया। अगर मैं V को सेम ले रहा हूँ तो R बढ़ाने पर I क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग ये है कि रजिस्ट करना है, कि बहते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकना है, इनको बहने नहीं देना है, इनको ट्राई करना है रोकने का। तो अपोजिशन जो मिल रहा है वो है रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं बच्चों रीजन के बारे में, कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस का रीजन क्या है और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो देखो नाउ रीजन फॉर रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं पहले। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर है, अगर मैं उसे बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो उसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जैसे ही हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के कारण ये सारे सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। अब होगा क्या कि ये जो कंडक्टर है इसमें बेटा इसके खुद के मेटल आयंस भी प्रेजेंट हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। क्लियर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण मूव करेंगे और इनकी जो मेटल आयंस प्रेजेंट हैं उनसे कोलिजन्स होंगी, एंड बिकॉज ऑफ कोलिजन्स ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे। इनकी जो इफेक्टिव काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ कोलिजन लॉस होगा। डेट मीन्स कि जो इफेक्ट हमारा विदाउट कोलिजन काउंट होना चाहिए था, जो करंट हमारा विदाउट कोलिजन काउंट होना चाहिए था, उतना करंट अपना काउंट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोलिजन्स हो रही हैं। तो ओवरऑल मैं बोल दूंगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का यहाँ पर लॉस होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट का यहाँ पर लॉस होगा। और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं कि ओवरऑल ये कंडक्टर करंट फ्लो के लिए एक बैरियर प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम बोल देते हैं बेटा रेजिस्टेंस। सो हियर रीजन फॉर रेजिस्टेंस इज अ कोलिजन विद मेटालिक आयंस। We can say that is a reason for this electrons loses their kinetic energy and overall conductor offer a resistance or a barrier to the current flow। आ रही है बात समझ में? तो ये भी एकदम सिंपल सी बात है, ये तो हो गया इसका रीजन। ठीक है, अब बात आती है कि ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किन कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होगा। So now next topic is factors affecting the value of resistance. Factors affecting the resistance. तो देखो बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। लेट्स से मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ तो है L और इसका एरिया है A। क्लियर। और ये कोई भी पर्टिकुलर टाइप का मेटल है, कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। क्लियर, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल है। तो हियर रेजिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट फ्लो के लिए बैरियर प्रोवाइड होगा, उतना ज़्यादा ही इसका रेजिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट वन इज इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ,
सेकंड, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एरिया। इवन इस बात को मैं प्रूव भी करके बता दूंगा कि ये सारी डिपेंडेंसी आई कैसे, ये हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया है, बस उस रिजल्ट को हमें वापस से एनालाइज करना है। तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेसिप्रोकल है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, तो दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एरिया। सो हियर ओवरऑल आई कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और बच्चों अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है रो, एंड रेजिस्टेंस दैट विल बिकम इक्वल टू रो L अपॉन A। हियर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दैट इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर कि हर टाइप के मटेरियल के लिए जो रजिस्टिविटी है वो अलग अलग होती है। जैसे सिल्वर एक गुड कंडक्टर बोलते हैं, आयरन को हम बैड कंडक्टर बोलते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ सिल्वर की जो रजिस्टिविटी है करंट फ्लो के लिए वो कम है, आयरन की जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है, इसलिए आयरन बैड कंडक्टर है। तो ओवरऑल जो रजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के साथ साथ मटेरियल के नेचर से भी डिसाइड होगा, और मटेरियल का नेचर का जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि हेयर रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि कौन से टाइप का हमारा मटेरियल है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा अपना रो L अपॉन A। लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी, और रजिस्टिविटी पर। बट हेयर रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। जो रजिस्टिविटी है ये इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कंडक्टर की अपनी अंदर की प्रॉपर्टी है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, ये तो जो मटेरियल है उसके लिए फिक्स है, और ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करेगा इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ मटेरियल के लिए, हर टाइप के मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। लेंथ और एरिया में कितना भी बदल लो, रो में कोई चेंज नहीं होगा, आर में जरूर चेंज होगा, टोटल रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। सो हेयर इफ आई डिफाइन रजिस्टिविटी, तो इसको बेटा आप मैथमेटिकली सिंपल से वे में डिफाइन कर सकते हो, डेट इज डिनोटेड बाई रो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो डेट इज इक्वल टू होगा A अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई R। डेट मीन्स फॉर यूनिट एरिया एंड फॉर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टिविटी। डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर अ यूनिट एरिया एंड फॉर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज रजिस्टिविटी। डिफाइन करने के लिए हम ऐसे यूज में ले सकते हैं, बट स्टिल वी से कि डेट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। हर टाइप के मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका सिंबल होता है बेटा ये। तो रेजिस्टेंस की जो हमारी SI यूनिट होने वाली है डेट इज अ, ठीक है, SI वे में ही हम मेजर करते हैं, CGS वे में हम मेजर नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी CGS में डेटा गिवन है तो उसे हमें SI में कन्वर्ट करना है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, दीज आर द बेसिक पॉइंट। अब यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट निकलने वाले हैं, तो इसको आप कॉपी कर लो। सबसे पहले तो हम इस डेरिवेशन की बातचीत करते हैं कि ये रिजल्ट ये जो आए, तो ये आए कहाँ से। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसे आपको समझना होता है। चलो बच्चों, जैसे अगर मैं इस रिजल्ट को डिराइव करता हूं, तो मैंने आपको पढ़ाया था करंट इन कंडक्टर I डेट इज इक्वल टू आया था हमारा बेटा NEA/BD, जहाँ पर हमने लिखा था BD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू EE अपॉन m इंटू टाउ। और हेयर अगर मैं डिफाइन करता हूँ बेटा E को, तो E को हम लिख सकते हैं V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई टाउ। क्लियर? ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो करंट हमारा आता है NE² टाउ अपॉन m A अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई V। और यहाँ से आप लिख सकते हो हेयर V डेट विल बिकम इक्वल टू m अपॉन NE² टाउ
L अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई I। तो देखो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जैसे आपने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, और दूसरा है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, हेयर V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R। सो ओवरऑल हेयर आई कैन से रेजिस्टेंस R दैट इज इक्वल टू होगा M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ L अपॉन V। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is inversely proportional to area and additionally it depends on these terms जिसको हमने बोल दिया resistivity which is equal to होगा m upon any square tau, which is equal to होगा m upon any square tau। तो actual value of resistance that is equal to होता है this one। आ रही बात समझ में? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तो रेजिस्टेंस के बारे में रिलेशन ड्राइव हो जाता है, दूसरा रेजिस्टिविटी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। क्लियर? m क्या है बेटा यहाँ पर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m ई डेट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्वांटिटी तो अपनी फिक्स होती हैं, चार्ज भी हमें पता होता है, मास भी पता होता है। हियर n इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, that is a number of free electron per unit volume, and tau is a relaxation time, tau is the relaxation time। तो देखिए बच्चों सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n एंड टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे रजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम रजिस्टिविटी होगी मैं बोल सकता हूँ रजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा, और जितना कम अपना रजिस्टेंस होगा तो हम बोल सकते हैं करंट फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो जो अगर मैं करंट मुझे ज़्यादा फ्लो करानी है तो सर्किट का रजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। रजिस्टेंस कम कैसे होगा? जब रजिस्टिविटी कम हो, और उसको भी अगर डिपेंडेंसी चेक करना है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम रजिस्टिविटी होगी। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा टाइम में कोलिजन्स हो रही होंगी, ठीक है, कि मैं बोल दूं कि एक तो हो रही है 10 टू द पावर -6 सेकेंड में, एक हो रही है 10 टू द पावर -4 सेकेंड में। तो अगर 10 टू द पावर -4 में हो रही है तो ज़्यादा टाइम में हुई है, मतलब ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन मूव कर पाया है, तो वो ज़्यादा टाइम मूव करेगा तो ज़्यादा करंट बनाएगा। तो जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा रजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रजिस्टिविटी को निकाल के लाता है कि रजिस्टिविटी डिक्रीजेज इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज। और इस पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्लियर? तो अगर मैं ये सारी बातें समराइज करता हूँ, मैंने आपको बताया बेटा सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आया V इक्वल टू IR। फिर मैंने बोला कि जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उनको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, जो फॉलो नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने बताया कि बेटा ओम्स लॉ में R जो होता है डेट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस विच प्रोवाइड बैरियर टू द करंट फ्लो, and it depends on these parameters resistivity, length and area। then we'll discuss what is the meaning of resistivity। so resistivity आया हमारा ये and it depends on these parameters। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये है बेटा रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टेंस होता क्या है और कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? तो इनको आप कॉपी करो। अब इन पर पहले न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं ताकि हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इनको हम अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। पहले इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। लिख लो बच्चों इसे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलिए देखो बच्चों, टॉपिक इज
रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स आर एंड रो। इन दोनों टर्म को हमें अच्छे से समझना है इस चैप्टर के लिए। तो मैंने आपको बताया ओम्स लॉ, V इक्वल टू है IR और R हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जहाँ पर R डेट इज इक्वल टू हमारा आ गया रो L अपॉन A, क्लियर। और जहाँ पर बेटा हमारा रो डेट इज इक्वल टू आ गया M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, क्लियर। ये सारी बातें आ गई समझ में, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, तो पहले इन 3 कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो आपके पास बेटा ये कोई भी एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, एरिया है A, लेंथ है इसकी L एंड इट इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस P, क्लियर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो होगा क्या, इसमें है ना करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। लेट्स से हियर करंट इज फ्लोइंग I एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कंडक्टर इज R। ये पूरी कहानी है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी को अगर समझें तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितना ज़्यादा n होगा उतना कम रेजिस्टिविटी होगा और जितना ज़्यादा टाउ होगा उतना कम रेजिस्टिविटी होगा, क्लियर। तो इस पर देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। अलग अलग मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग होगा। n इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, क्लियर। सो n अगर अलग है तो मैं बोल सकता हूं सो रो इज आल्सो डिफरेंट। तो पहला तो हो गया ये नेचर ऑफ मटेरियल पे इस तरीके से डिपेंड करने वाला है n पर। सेकंड, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो देखो बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम तो हम एवरेज लेते हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी कोलाइड करेगा, कोई लेट कोलाइड करेगा, तो सभी का हम ओवरऑल एवरेज लेके एक रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को समझूं तो लेट्स से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये कॉन्सेप्ट है समझ लेना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये मूव कर रहे हैं, अब मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, इनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फास्टर एंड देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। होता क्या है बेटा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाता है, ऐसे वाइब्रेट होता हुआ आगे जा रहा होता है। ये ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल भी हम जिसे बोलते हैं। तो अगर ये वाइब्रेट होता हुआ आगे जा रहा है तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेट्स बाई रिलैक्सेशन टाइम दैट विल डिक्रीजेस। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। अब कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी जल्दी है, ज़्यादा है, तो इसके कारण जो कोलिजन का टाइम है वो क्या होगा, घट जाएगा। सो इफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज सो आई कैन से रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, क्लियर। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर कंडक्टर्स, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। On increasing temperature, resistivity increases, so overall resistance also increases. कंडक्टर्स में क्या होगा बेटा कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। क्यों कम होता है, बिकॉज देयर थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। और अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 फैक्टर्स हो गए हमारे रेजिस्टेंस के। ये डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, रजिस्टिविटी पर
एंड टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी से मीनिंग क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी एंड टेम्परेचर पर। क्लियर। सो कितने फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, अगर मैं फैक्टर्स को कंपाइल करता हूं तो बेटा 4 फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले हैं, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। किस किस तरीके से करेंगे तो ये मैंने आपको यहां पर कंपाइल किया है। आ रही बात समझ में। तो दिस इज द समरी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप कॉपी कर लो। और अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे बनने वाले हैं। लिख लो बच्चों इसे। These 4 factors affect the resistance and the resistivity. चलिए, आ रही है बात समझ में कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कौन से फैक्टर से ये अफेक्ट होते हैं। रेजिस्टिविटी ओनली इन 2 फैक्टर से अफेक्ट होती है, जबकि रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर से अफेक्ट होता है। रेजिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस ओवरऑल इफेक्ट है करंट फ्लो के लिए। क्लियर। चलिए, देखो बच्चों, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको लेंथ और एरिया के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना होगा। तो क्या है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट्स से मैं बोल देता हूँ बच्चों, आपको ये कोई भी एक क्यूबॉइड गिवन है। क्लियर। ये कोई भी एक क्यूबॉइड गिवन है, आपको बोला है ये वाली जो साइड है ये है ए, ये वाली जो साइड है ये है बी, और इस साइड की लेंथ है सी। क्लियर। 3D डायग्राम है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो। रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। इस लेफ्ट साइड की फेस का नाम है ए, राइट साइड की फेस का नाम है बी, टॉप फेस का नाम है सी, बॉटम फेस का नाम है टी। क्लियर। फ्रंट फेस का नाम है ई एंड बॉटम फेस का नाम है, बैक फेस का नाम है एफ। हरी बात समझ में। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ये साइड ए है, ये वाली साइड बी बोली, और हाइट को मैंने बोला है बेटा सी। क्लियर। ये वाली जो साइड है इसको बोला है ए, इसको हमने बोला है बी, इसको हमने बोला है सी, बॉटम इज डी, फ्रंट इज ई। जो आपको सामने दिख रही है उसका नाम क्या है, ई है, और इसके पीछे वाली जो है वो एफ है। Clear? Then calculate resistance if battery is connected between A and B end. Then resistance when battery is connected between C and D end. And when battery is connected between E and F end, तो resistance क्या होगा। आपको ये 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। एक बार बैटरी को ए बी एंड पे कनेक्ट किया है, एक बार सी डी एंड पे कनेक्ट किया है, और एक बार हमने बेटा इनको ई एफ एंड पर कनेक्ट किया है। सामने वाला ई है और पीछे वाला एफ है। ठीक है। तो आपको बताना है रेजिस्टेंस इन तीनों केसेस में क्या क्या होंगे। तीनों केसेस के आपको रेजिस्टेंस निकालने। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें कि रेजिस्टेंस आप लिख पाओ। और आपको बोला है रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर इज रो। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, बाकी के 2 सॉल्व करने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा, उनमें आप टाइम लेना और प्रॉपर वे में उसे सॉल्व करना। तो देखिए, मैंने आपको बताया बेटा, आपको कोई भी कंडक्टर दिया जाए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डेट इज इक्वल टू होगा रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच इज इक्वल टू होगा आपका रो एल अपॉन ए। हेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब समझ लेना, एक एक टर्म को यहाँ पर गलती नहीं करनी है। ए जो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, जिन सरफेसेस के बीच में बैटरी लगाई है, जिनके परपेंडिकुलर करंट फ्लो हो रही है, क्लियर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जिस लेंथ के अलोंग करंट जा रही है वो लेंथ हम काउंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, और रजिस्टिविटी पूरे मटेरियल की फिक्स होती है रो। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, मुझे ए और बी एंड के लिए रेजिस्टेंस लिखना है। जब बैटरी को मैंने ए बी एंड पे कनेक्ट किया है तो रजिस्टिविटी को तो आपने लिख दिया रो। नाउ लेंथ कितनी होगी, तो करंट किसके अलोंग फ्लो हो रही है, ए बी, ए टू बी जा रही है, दैट मीन्स कौन सी लेंथ के अलोंग जा रही है, ए लेंथ के अलोंग। तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी दैट इज ए अपॉन, नाउ द पार्ट कम ऑफ एरिया। तो एरिया देखो बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो बैटरी को अगर मैंने ए और बी एंड पे लगाया है तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये वाली जो सरफेस है ये क्या होगी, अपनी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। आ रही बात समझ में। और अगर बेटा मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का अमाउंट लिखता हूँ तो इसकी साइड है बी और ये है सी, तो मैं बोल दूंगा बेटा इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड दैट इज इक्वल टू होगा रो ए अपॉन बी सी। ये एक सिंपल सा तरीका है कि लेंथ हम कौन सी लेंगे, जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, एरिया हम कौन सा लेंगे, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पर हमें गलती नहीं करनी है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। जैसे अगर मैं सेकंड पार्ट पे जाता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ सी डी एंड, सी कौन सा है बेटा, टॉप फेस, डी कौन सा है, बॉटम फेस। अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा तो आप चेक करो करंट कैसे फ्लो होगा, सी टू डी आ रहा होगा, क्लियर। अगर करंट सी टू डी आ रहा है तो कौन सी लेंथ के अलोंग आ रहा है, इस वाली लेंथ के अलोंग, और ये वाली लेंथ की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी सी। तो मैं बोल दूंगा रेजिस्टेंस ऑफ सी डी एंड दैट इज अ रो, हियर एल इज अ सी अपॉन एरिया। और एरिया क्या हो गया, तो इन एंड पे लगाया है तो बेटा ये वाली जो सरफेस है ये इसका क्या होगा, एरिया होगा, दिख रहा है। और अगर मैं लिखूं तो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, तो एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। दैट मीन रेजिस्टेंस ऑफ सी डी एंड दैट इज इक्वल टू होगा रो सी अपॉन ए बी। आई बात समझ में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बनती है रेजिस्टेंस लिखते कैसे हैं, फॉर्मूले को यूज में लेना आना चाहिए। तो फॉर्मूला इज आ रो एल अपॉन ए, रो यहाँ पर फिक्स है, एल और ए की वैल्यू मैंने पुट किया, क्लियर। तो सेम वे में बेटा आप लिखो ई एफ, ई है फ्रंट फेस, एफ है इसकी बैक फेस, तो ई और एफ एंड के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा। ई और एफ में अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं तो इस वाली फेस के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो, बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो बच्चों, अगर मैं ई एफ फेज के लिए बातचीत करता हूँ तो ई एफ में मैं बात करूँगा तो करंट किसके अलोंग जाएगा बेटा, इस वाली लाइन के अलोंग जा रहा होगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। डेट मीन कौन सी लेंथ के अलोंग फ्लो हो रहा है यहाँ पर, बी लेंथ के अलोंग। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो तो क्या हो गई बेटा बी, फिर एरिया क्या बचेगा, ये वाली सामने वाली फेस, क्लियर। सामने वाली फेस कितनी है, ये ए है ये सी है, तो ये आ गया ए इंटू सी। दैट मीन रेजिस्टेंस ऑफ ई एफ फेज दैट इज इक्वल टू होगा रो बी अपॉन ए सी। तो ये एक पैटर्न है, लेंथ जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, एरिया जो क्रॉस सेक्शन है, और रो तो हमें दिया हुआ ही होता है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं। आ रही बात समझ में। तो चलो बच्चों इसे कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के हैं उन पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ आज। चलो अगला चेक करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको ये कोई भी एक क्यूब दिया हुआ है, क्लियर, और एक ये क्यूब दिया हुआ है।
क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड ही बोल देते हैं, ठीक है। इसकी ये वाली जो लेंथ है ये है 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर। इस वाले क्यूब की ये लेंथ है 1 मीटर, ये वाली भी लेंथ है 1 मीटर, और ये वाली जो लेंथ है ये है वही सेम 5 सेंटीमीटर। इसकी भी रजिस्टिविटी रो है और इसकी भी रजिस्टिविटी रो है। इसका रेजिस्टेंस आता है R1, इसका आता है R2। देन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2। आपको बताना है बेटा यहाँ पर R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या होगी। और आपको दो क्यूब दिए हुए हैं जिनकी रजिस्टिविटी सेम है, ओनली साइड जो है लेंथ जो है वो अलग है। तो लिख के बताओ R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। और सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर कोई भी आप गलती मत करना, कोई एरर मत करना, एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो मेरे साथ समझ लो। बाकी जैसे R1 की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है डेट इज रो एल अपॉन ए। तो सर मुझे तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया मिल जाए तो मैं रेजिस्टेंस बता दूंगा। क्लियर? देखिए रेजिस्टिविटी तो कितनी है रो। अब लेंथ चेक करते हैं। लेट से बैटरी को इन दोनों एंड पे कनेक्ट किया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी थी। बैटरी को बेटा इन दोनों एंड पर कनेक्ट किया है। क्लियर? तो यहाँ पर लेंथ कितने के अलोंग फ्लो हो रही है करंट? 1 सेंटीमीटर के। तो इसको लिखोगे 1 सेंटीमीटर अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा बेटा ये वाला, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर। क्लियर? R1 की वैल्यू है आ गई। इन सेम वे इफ आई राइट R2 तो वही सेम फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। रजिस्टिविटी तो इसकी भी रो है। अब करंट कौन सी लेंथ के अलोंग फ्लो हो रही है? इस लेंथ के अलोंग, और ये लेंथ कितनी है अपनी 1 मीटर अपॉन, और एरिया कौन सा है बेटा अपना ये वाला। अगर मैं ये एरिया लिखूंगा तो ये कितना आया 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर। क्लियर? R1 और R2 रो एल अपॉन ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया। इफ आई डिवाइड R1 अपॉन R2 हेयर बोथ आर सेम सो द रेशियो इज 1। दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या हो जाएगा अपना 1। चाहे छोटा रेजिस्टेंस है बड़ा है, तो ऐसे देख के नहीं बोलना है बड़ा है तो इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। आपको कैलकुलेट करना है प्रॉपरली, क्योंकि आपको लेंथ और एरिया को लिखना प्रॉपरली आना चाहिए। क्लियर? तो इसे भी कॉपी कर लो। फिर बात करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की, अगले न्यूमेरिकल की, और कैसे बना सकते हैं। अभी हम रो एल अपॉन ए को ही लिखना सीख रहे हैं। चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। आपको ये कोई भी एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L, और इस सिलेंडर में से एक कॉन्सेंट्रिक छोटा सिलेंडर काट के बाहर निकाल दिया। ये छोटे सिलेंडर को काट के हमने बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब है कि जो मटेरियल है वो ओनली इसी रीजन में है, बीच का ये जो रीजन है ये खाली है, और इसकी रजिस्टिविटी है रो। लेट से पहली रेडियस थी A और जिसको काट के निकाला उसकी रेडियस है B। तो आपको बताना है बेटा इसका रजिस्टेंस क्या होगा। इस वाले रजिस्टर का रजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। और एक और प्रॉब्लम मैं साथ में ड्रॉ कर देता हूँ। आपको बोला है बेटा ये कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है। ये वाली रेडियस तो है A, ये वाली रेडियस है B, लेंथ है इसकी L और रजिस्टिविटी है रो। तो आपको बताना है बेटा इस वाले रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा। इन दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको लिखनी है, कंडक्टर ऐसा दिया हुआ है और इस पोर्शन को हमने क्या किया है कट किया है। क्लियर?
सॉल्व करो बच्चों, वही सेम फॉर्मूला, हिंट मैं आपको दे देता हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो आपको दिया हुआ है, लेंथ और एरिया बस आपको लिखने हैं, आपके आंसर्स आ जाएंगे, बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। करो सॉल्व, क्या वैल्यू होगी, बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है रेजिस्टेंस डेट इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, और रो आपको दिया हुआ है, बस आपको लेंथ और एरिया पता लग जाए तो आप बता दोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सही बात है, चलिए चेक करते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, लेंथ तो कितनी है एल, बैटरी को इन एंड पर कनेक्ट किया है, यहाँ पर इन एंड पर, अगर नहीं दिया जाए तो बेटा लेफ्ट और राइट एंड पे कनेक्ट किया है, ये आप समझ लेना। तो रजिस्टिविटी है रो, कितनी लेंथ के अलोंग फ्लो हो रही है करंट, एल के अलोंग, तो लेंथ हो गई एल। नाउ द ओनली पार्ट इज लेफ्ट दैट इज एरिया। अब एरिया क्या होगा, इसे कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चों, ऑल टाइम्स आपको इफेक्टिव एरिया लिखना होता है जितने एरिया से करंट फ्लो हो रही है। ऑल टाइम हमें क्या लिखना है, इफेक्टिव एरिया। अगर मैं चेक करता हूँ तो ये सिलेंडर का बेटा अगर कंप्लीट सिलेंडर होता तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है ये सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर, डेट मीन्स इसका कंप्लीट एरिया हो जाता है अपना पाई आर स्क्वायर। क्लियर, बट यहाँ पर इस छोटे से हिस्से को काट के बाहर निकाल दिया है तो जो मटेरियल है वो तो बस इधर इधर ही अवेलेबल है, डेट मीन जो करंट फ्लो होने वाला है वो तो इसी एरिया में से फ्लो होगा, तो काउंट भी कौन सा होगा हमारा, यही इफेक्टिव एरिया होगा जिसको हम काउंट करेंगे। क्लियर, तो ये एरिया कितना है, बात आ रही है ना यहाँ तक समझ में, कि जो इफेक्टिव एरिया है हम बस उसको ही काउंट करते हैं, तो ये इफेक्टिव एरिया कितना होगा इसको चेक करते हैं। तो देखो कंप्लीट एरिया कितना होता बेटा अपना पाई ए स्क्वायर, कंप्लीट एरिया क्या होता पाई ए स्क्वायर, इतने पोर्शन को काट के हमने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर बेटा कितना एरिया हमारा बचेगा, तो पाई बी स्क्वायर को मैंने काट के बाहर निकाला, तो बचने वाला एरिया क्या होगा पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, डेट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विच इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज अ रो एल अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस लिखना है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है अपना रो एल अपॉन ए, बस आपको लेंथ और एरिया लिखनी है, अगर आपने लेंथ और एरिया लिख लिया तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो आपको ये सोचना है कि लेंथ इसकी कितनी होगी, एरिया कितना होगा, बस मुझे ये पता लग जाए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब सोचो बेटा लेंथ और एरिया कैसे लिखें, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल सिलेंडर होता जिसकी लेंथ एल होती, रेडियस आर होती, तो रेजिस्टेंस आप लिख देते रो एल अपॉन ए और एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर। ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है बेटा, इसका एरिया छोटा होता जा रहा है। अगर इसका एरिया छोटा होता जा रहा है तो मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पर इसका रेडियस ए है, यहाँ पर बी है, अब सर इफेक्टिव एरिया क्या काउंट किया जाए। तो देखो बच्चों, इस वाले केस में इफेक्टिव एरिया हमारा इंटीग्रेशन से निकालते हैं और वो निकल के आता है पाई ए बी। आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, मेडिकल में इतना काम नहीं आता, आप डायरेक्टली याद रख लो, अगर ऐसी ज्योमेट्री दी जाए, फ्रैक्टम दिया जाए, तो इसका इफेक्टिव एरिया होगा हमारा पाई ए बी। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू होगा रो, लेंथ इज एल अपॉन इफेक्टिव एरिया इज पाई ए बी। तो हियर आंसर इज रो एल अपॉन पाई ए बी। क्या आंसर बन जाएगा हमारा बेटा, रो एल अपॉन पाई ए बी। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आ रही बात समझ में, तो इसको भी आप कॉपी कर लो। देन मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, और कैसे न्यूमेरिकल बेसिक फॉर्मूला पर बच सकते हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ सॉलिड कंडक्टर of length L and radius R having resistance capital R, Now this resistor is stretched up to 4 times of its initial length. Then calculate its new resistivity and resistance. और आपको बोला है इनिशियल रेजिस्टिविटी इज रो। क्या है प्रॉब्लम में कि आपके पास कोई भी सॉलिड कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है और उसका रेजिस्टेंस है टोटल कैपिटल R। क्लियर? अब इस सॉलिड कंडक्टर को मैंने स्ट्रेच किया 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, मतलब इसको खींचकर इसकी लेंथ को मैंने कितना कर दिया है, 4 गुना कर दिया है। तो इसकी अब नई रजिस्टिविटी क्या होगी और नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो कि इसकी नई रजिस्टिविटी क्या होगी एंड नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैसे करोगे इसके बारे में सोचो। देखो बच्चों, बाकी मेरे साथ समझ लो किस तरीके से लिखने वाले हैं हम इसको। आपको बोला क्या है कि ये कोई भी एक सॉलिड कंडक्टर है। क्लियर? लेट से इसकी लेंथ है L, रेडियस है R और रेजिस्टिविटी है एंड द टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसका R, विच इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, रो L अपॉन E। और अगर बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, रो लेंथ इज L, रेडियस इज R, सो इफेक्टिव एरिया इज पाई R स्क्वायर। ये है पहले। अब मैं इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, कब तक, जब तक इसकी लेंथ 4 टाइम्स ना हो जाए। क्लियर? कि नाउ इट्स न्यू लेंथ दैट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। जैसे मैं कंडक्टर को खींचूंगा, इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा तो ये पतला होने लगेगा, तो इसकी रेडियस भी चेंज हो जाएगी। लेट से अब इसकी रेडियस हो जाती है R डैश। क्लियर? तो मुझे बताना है न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी और न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लिख लिया जो भी इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले न्यू रेजिस्टिविटी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है? मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टिविटी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पर, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती है। मैं लेंथ को कितना ही चेंज करूं, एरिया को मैं कितना भी चेंज करूं, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज अपना नहीं होगा। रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, बिकॉज ये तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। पहले भी अगर कॉपर था तो अब भी कॉपर है, सेम कंडक्टर को हमने स्ट्रेच किया है, तो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। एडिशनली टेम्परेचर में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए रेजिस्टिविटी तो नई वाली भी पुरानी वाली के ही इक्वल होगी। रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे प्रॉब्लम से आप कंफ्यूज मत होना, हेयर रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर इज अ नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्लियर? ये तो हो गई पहली बात। अगली बात क्या है कि रेजिस्टेंस नया क्या होगा। अब रेजिस्टेंस की बातचीत कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस R डैश डेट इज इक्वल टू होगा रो न्यू लेंथ अपॉन न्यू एरिया। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टिविटी जो कि इनिशियल के सेम है, मल्टीप्लाइड बाय न्यू लेंथ अपॉन न्यू एरिया।
क्लियर। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो न्यू रजिस्टिविटी इज रो न्यू लेंथ अपॉन न्यू एरिया को लिख सकते हो न्यू रेडियस का होल स्क्वायर, ये होगा। बस मुझे न्यू लेंथ और न्यू रेडियस पता लग जाए तो मैं बता दूंगा न्यू रेजिस्टेंस, जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी। आ रही बात समझ में? क्लियर। अब हमें दिया हुआ क्या है, मुझे न्यू लेंथ दी हुई है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, बट मुझे न्यू रेडियस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आ रही बात समझ में? क्लियर है कि मुझे न्यू लेंथ तो दी है लेकिन रेडियस नहीं पता है। तो अब मैं रेडियस और निकाल लूँ। रेडियस कैसे निकालोगे, तो मैं इस कंडक्टर को ही स्ट्रेच कर रहा हूँ। क्लियर। अगर मैं इसे ही स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इसके न्यू रेडियस को मैं अगर बातचीत करूँ तो इस कंडक्टर का टोटल जितना वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया। अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। दैट मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ दैट इज इक्वल टू होगा फाइनल वॉल्यूम, दैट इज अ न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। और अगर बेटा मैं यहाँ से लिखूँगा एरिया इंटू लेंथ दैट इज इक्वल टू न्यू एरिया, इसको आप लिख सकते हो इनिशियल एरिया इज पाई आर स्क्वायर एल दैट इज अ पाई आर डैश का होल स्क्वायर, एयर न्यू लेंथ इज 4l। क्लियर। चेक करते हैं, पाई एल से तो पाई एल कैंसिल आउट हो गया, आर डैश इक्वल टू आया आर स्क्वायर बाई 4, तो आर डैश इक्वल टू आ जाएगा आर बाई 2। न्यू रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, पहली रेडियस की आधी हो जाएगी। तो न्यू रेडियस मिल गई, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आप लिखोगे आर डैश इक्वल टू रो न्यू लेंथ इज 4l, न्यू रेडियस इज पाई आर स्क्वायर बाई 4, और 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 रो एल अपॉन ए, डेट मीन्स 16r। न्यू रेजिस्टेंस इज 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे लेंथ बढ़ा रहा हूँ। अगर लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटा रहा हूँ तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, पहले वाले का 16 टाइम्स हो जाएगा, तो यार न्यू रेजिस्टेंस बिकम 16r। क्लियर। तो ये भी कॉपी कर लो बेटा। तो इस टाइप की भी हमें प्रॉब्लम पूछ लेता है। यहाँ पर आपको स्ट्रेच कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। अगर कंप्रेस करे तब भी वॉल्यूम कंजर्वेशन आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अगर यहाँ तक आपकी रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप, और सेम डे ही अपनी क्वेरी क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं है कि उसे पेंडिंग रखो। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, कि कितनी भी लेंथ और एरिया में चेंज कर लूँ रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। और अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, एंड देन मूव करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। क्लियर। So thank you for watching this video. Now I will continue next lecture in next video. Thank you.